तो प्यारी प्यारी बिटिया रानी, आज हम लोग हल करने जा रहे हैं। क्या हल करने जा रहे हैं? गृह विज्ञान का केवल बालिकाओं के लिए एक मॉडल पेपर, यूपी बोर्ड के नवीन पैटर्न पर आधारित है। तो इस पेपर को इस तरह पढ़िए कि 21 फरवरी में बोर्ड एग्जाम होना है आपका। 21 फरवरी डेट आई है ना, कि 18 फरवरी से बोर्ड एग्जाम शुरू है। 21 को आपका गृह विज्ञान का पेपर है। मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूं। हाँ, मेरी डेट 21 फरवरी है। 21 फरवरी को गृह विज्ञान का पेपर है, तो 21 फरवरी को गृह विज्ञान में भी 65 प्लस का टारगेट रखिए। 70 में 70 करने की कोशिश कीजिए। नहीं आते तो 65 प्लस तो जरूर आएंगे, लेकिन उसके लिए आपको एक एक मॉडल पेपर पर आपको नजर बनाए रखनी होगी, क्योंकि पता नहीं कौन से पेपर से कितने क्वेश्चंस फंस जाएं। तो हर पेपर, चूंकि एक पेपर नहीं हम कई पेपर कराएंगे, है ना, तो कई पेपर्स को पढ़िए। और ये सबसे बड़ी बात होती है, सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि आप मॉडल पेपर हल कर रहे हैं, मॉडल पेपर में प्रैक्टिस हो रही है, रिवीजन हो रहा है, और आपके क्वेश्चंस भी तैयार हो रहे हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तैयार हो रहे हैं, तो अंक तो बढ़ने ही बढ़ने हैं। तो इसलिए शेयर करिए, जितनी भी सहेलियां हैं, और कुछ बालक भी पढ़ते हैं तो पढ़ सकते हैं, सिलेबस सेम रहता है। 70 का पूर्णांक है, वही 3 घंटे 15 मिनट का टाइम है, और बाकी कुछ पढ़ना नहीं है। 20 ऑब्जेक्टिव ओएमआर शीट पे आंसर देने हैं और 50 अंकों का कॉपी पर लिखना है। सबसे पहला सवाल है कि कौन सी बजट की मुख्य मद नहीं है? भोजन, मकान, वस्त्र, फैशन, दुकान या शिक्षा? तो जो है बजट की जो मुख्य मद नहीं है वो आपका फैशन, दुकान नहीं है, बाकी है। ठीक है, हाँ। संतुलन हेतु कौन सा साधन उपयोग होगा? संतुलन के लिए कौन सा साधन उपयोग होगा? वार्षिक बजट, साप्ताहिक बजट, मासिक बजट या फिर दैनिक बजट? तो यहां पर सबसे सही जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा मासिक बजट। ठीक है, तो संतुलन हेतु कौन सा साधन उपयोग होगा, उपयुक्त होगा? लेकिन यहां पर मामला यह है आय व्यय हेतु। ठीक है, यहां पर क्या है, थोड़ा सा आगे बढ़ा लो, आय व्यय हेतु, आय व्यय हेतु, आय व्यय हेतु, संतुलन हेतु, ये कह सकते हैं आय व्यय संतुलन हेतु कौन सा साधन उपयोग होगा, सबसे बढ़िया होगा, उपयुक्त होगा, कह सकते हैं उपयुक्त होगा। ठीक है, तो अब यहां पर आप मासिक बजट लिख सकते हैं। और इसके बाद है पारिवारिक बचत का माध्यम क्या है? पारिवारिक बचत का क्या माध्यम है? तो पारिवारिक बचत का माध्यम डाकघर की योजनाएं हैं, जीवन बीमा है, प्रोविडेंट फंड योजनाएं हैं, यानी पीएफ योजनाएं हैं, या इनमें से सभी हैं। तो आप क्या लिखेंगे भाई? देखो, पारिवारिक बचत अगर आपको करनी है तो डाकघर की योजनाएं भी सही हैं, जीवन बीमा भी सही है, और पीएफ भी सही है। तो इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अभी क्या है, अपनी सहेलियों को इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, है ना, उससे क्या होगा कि सबको लाभ मिलेगा। घर की सफाई के परिणाम स्वरूप स्वास्थ्य ठीक रहता है, घर आकर्षक लगता है, गृह व्यवस्था बनी रहती है, या इनमें से सभी? देखो भाई, मामला ये है बिटिया, मामला ये है कि अगर आप घर की सफाई करते हैं तो उसमें क्या होगा भाई? उसमें तो मामला ये है कि स्वास्थ्य भी आपका ठीक रहेगा जब साफ सफाई होगी, घर आकर्षक और सुंदर लगेगा, गृह व्यवस्था भी बनी रहेगी, है ना। तो डी ऑप्शन यानी कि यहां पर भी सभी सही हैं। फिर अगला सवाल है कि फूलदान में फूल न सूखने के लिए पानी में डालना चाहिए, अथवा फूलों को अधिक समय तक ताजा बनाए रखने के लिए फूलदान के पानी में क्या डालना चाहिए? नमक, तांबा, सोडा, साबुन, क्या डालना चाहिए? तो नमक डालना चाहिए, वो भी एक लिमिटेड मात्रा में। ऐसा नहीं है कि तुम तमाम डाल दोगे फिर गमला सूख जाएगा, है ना। यदि 1 किलोग्राम सेब का दाम ₹80 है तो 5 किलोग्राम सेब का दाम क्या होगा? रफ कार्य आपको अंतिम पृष्ठ पर उत्तर पुस्तिका की करनी है और बाएं भाग में करना है। मान लो आपके पास ये आपकी उत्तर पुस्तिका है,
ये कॉपी आपने खोल रखी है, ये आपका बायां भाग है और ये दाहिना भाग है, यानी ये लेफ्ट है और ये राइट पेज है। तो किसी भी दाएं भाग में आप क्या कर सकते हैं, आप जो है किसी भी दाएं भाग में, बाएं भाग में मतलब बाएं भाग में यहां पर आप रफ कार्य कर सकते हैं और रफ कार्य लिख करके इसको काट भी देना है लास्ट में, या फिर लास्ट में कवर पेज का जो सफेद हिस्सा होता है उस पे भी आप रफ कार्य कर सकते हैं। बाकी आप कक्ष निरीक्षक से पूछ लेना जो जिसकी ड्यूटी लगी हो। तो यहां कह रहा है कि यदि 1 किलोग्राम सेब का दाम रुपए 80 है तो 1 किलोग्राम सेब कितने की हो गई, 80 रुपए की। तो कह रहा है कि 5 किलोग्राम सेब, तो अब 5 किलोग्राम सेब का रेट क्या हो जाएगा, तो 80 गुणे 5 बराबर 400 रुपए। तो आंसर कितना आया, 400। तो यहां कहां है 400, ऑप्शन नंबर ए 400। फिर है आवश्यकता अनुसार जल ग्रहण करने से शरीर का तापमान बढ़ जाता है, घट जाता है, या फिर कहते हैं कि नियमित रहता है या अप्रभावित रहता है। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा एकदम नियमित रहता है ना, संतुलित रहता है या नियमित रहता, ऑप्शन नंबर सी सही है। पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग जल के शुद्धिकरण के लिए कहां किया जाता है, समुद्र में, बरसात में, नदी में, कुएं में। तो यहां पर भी ऑप्शन नंबर डी सही है कि कुएं में। पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग जल के शुद्धिकरण के लिए हम लोग कुओं में करते हैं। अब तो कुएं रह नहीं गए, लेकिन पहले कुएं हुआ करते थे जिसमें हम पोटेशियम परमैंगनेट डालते थे ताकि जल शुद्ध हो जाए, है ना। हैजा रोग फैलने का माध्यम क्या है, रोगी व्यक्ति से हैजा फैलता है, खांसने व छींकने से फैलता है, दूषित भोजन व जल से फैलता है, या फिर मच्छर के काटने से फैलता है। तो जो हैजा रोग है वो दूषित भोजन अथवा दूषित जल से क्या है, फैलता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कार्बनिक यौगिकों के जलने से, कार्बनिक यौगिकों के जलने से कौन सी गैस बनती है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अमोनिया या कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बनिक यौगिक जलेंगे तो भाई कार्बन फैलाएंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद है 11 नंबर, हमें प्लास्टिक की बोतलों, थैलियों आदि का प्रयोग कम करना चाहिए। क्यों कम करना चाहिए, वो टिकाऊ नहीं है, गैर बायोडिग्रेडेबल हैं, वो विषाक्त जहरीले पदार्थों से बने होते हैं, वे वायुमंडलीय गैसों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। तो यहां सबसे सही जवाब होगा कि गैर बायोडिग्रेडेबल हैं, यानी वे धरती में सड़ते गलते नहीं हैं, इसलिए हमें पॉलीथीन, प्लास्टिक की बोतलों का प्रयोग, प्लास्टिक की थैलियों का प्रयोग कम कर देना चाहिए। एटीएस अथवा टेटवैक, जिसको आप कहते हैं टिटनेस का इंजेक्शन, तो किस रोग के बचाव के लिए लगाया जाता है, तो सीधा सा है टिटनेस के लिए टिटनेस का इंजेक्शन टेटवैक या एटीएस लगाया जाता है। कपड़े की कटाई के लिए मिल्टन चाक से निशान लगाए जाते हैं, क्यों लगाए जाते हैं, देखो मिल्टन चौक होती क्या है, मिल्टन चौक एक बार निशान लगा दो, उसके कपड़ा धुलोगे तो वो छूट जाएगी, तो निशान सुंदर बनता है, निशान स्थायी होता है, निशान सरलता से छूट जाता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी होगा, निशान सरलता से छूट जाता है मिल्टन चाक से निशान लगाने से। अब मान लो आप पेन से निशान लगा दो कपड़े पे, तो जीवन में वो नहीं छूटेगा, है। इसलिए चावल अथवा अरारोट अथवा मैदा का लेप किन वस्त्रों में दिया जाता है, तो ये रेशमी, सूती, ऊनी या कृत्रिम। तो यहां पर लिखेंगे सूती वस्त्रों में चावल, अरारोट, मैदा का लेप किया जाता है। आधुनिक प्रकार का ईंधन है लकड़ी, कंडे, कोयला या गैस, तो जो आधुनिक प्रकार का ईंधन है वो है आपका गैस, एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो याद रखो लिक्विड पेट्रोलियम गैस। देखो जितने पेपर हम कराएं करते रहो, और मौका पड़ेगा तो पेपर करते करते ही सब कुछ तुम्हें आ जाएगा, और पेपर जितने कर लोगे उतना ही अच्छा है, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा देंगे, तो पेपर से ही पेपर
मिलने लगेगा, क्योंकि लेकिन एक पेपर से नहीं बेटा, ध्यान से समझना मेरी बात, एक पेपर से नहीं, मैं इसके कई और सेट करा दूंगा, कई पेपर करा दूंगा गृह विज्ञान के, लेकिन हाँ इस पेपर को सभी सहेलियों में बांटो, तभी थोड़ा सा हमें लगेगा कि हाँ हमें कराना चाहिए, बच्चे इंटरेस्टेड हैं, तो इसको सभी सहेलियों में बांट दो, बस हम करा देंगे। भोजन पकाने की कौन सी विधि पौष्टिक तत्वों को सुरक्षित रखती है? भूनकर, गलने से, पानी में उबालने से, भाप द्वारा पकाने से? देखो जो भोजन भाप के द्वारा पकता है उसकी पौष्टिकता नहीं मरती है ना, तो भाप द्वारा सबसे शुद्ध भोजन होता है पकाया गया भाप द्वारा, ठीक है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है भाई बता दो। तो विटामिन डी की कमी से खुजली, पेचिश, रतौंधी या रिकेटस हो जाता है। क्या हो जाता है? रिकेटस हो जाता है विटामिन डी की कमी से। हाँ, और दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो विटामिन ए, बी, सी, डी, ई। देखो विटामिन सी नहीं पाया जाता है, बाकी दूध में विटामिन ए, डी, के ये सब होते हैं। सी खट्टे पदार्थों में ज्यादा पाया जाता है और दूध खट्टा होता नहीं है, तो सी ऑप्शन। मानव कंकाल में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? 100, 200, 206, 16? नहीं, 206 हड्डियां होती हैं, ऑप्शन नंबर सी सही कर लीजिए। किस अवस्था में कूल्हे का अस्थिभंग अधिक होता है? बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था या इनमें से कोई नहीं? तो जो बुढ़ापा है भाई, वृद्धावस्था, सी ऑप्शन सही होगा, इसमें कूल्हे का अस्थिभंग अधिक होता है। अब आपके खंडपा में अतिलघुत्तरी, और यहां से आपको लिखने होंगे कॉपी पर। चलो इनका भी आंसर हम लोग बता देते हैं। धन संचय करने की किन्हीं दो सरकारी संस्थाओं के नाम लिखिए, और अतिलघुत्तरी आपके 2-2 अंकों में आएंगे और ये 6 आएंगे, यानी 12 अंकों का काम आपका हो जाएगा। तो धन संचय करने की किन्हीं दो सरकारी संस्थाओं के नाम पूछे तो एक डाकघर बचत बैंक लिख दीजिए और दूसरा LIC अर्थात लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, भारतीय जीवन बीमा निगम लिख दीजिए, है ना। अशुद्ध जल से क्या तात्पर्य है? बहुत सरल सवाल है, अशुद्ध जल से क्या तात्पर्य है ना। अशुद्ध जल से क्या तात्पर्य बताओ? तो अशुद्ध जल भाई अशुद्ध होता है, सिंपल सी बात है, लेकिन इसे लिखेंगे कैसे ये भी तो जानना है आपको। लिखना कैसे है? तो देखो आप लिखेंगे अशुद्ध जल, जिस जल में धूल, मिट्टी, जीवाणु यानी जिसे बैक्टीरिया कहते हैं, रासायनिक पदार्थ, हानिकारक सूक्ष्म जीव मिले हों, जो पीने के योग्य न हो, उसे हम अशुद्ध जल कहते हैं, ठीक है। कपड़ा काटने से पहले नाप लेना क्यों आवश्यक है? भाई सिंपल सी बात है, आप लोग तो सिलाई करती होंगी बहुत सारी बच्चियां, तो कपड़ा काटने से पहले नाप लेना इसलिए आवश्यक है ताकि वस्त्र शरीर के माप के अनुसार ठीक ठीक बन जाएं और कपड़े की बर्बादी भी न हो। इससे सिलाई में एक सटीकता आती है और मस्त सिलाई होती है और कस्टमर को या पहनने वाले को पसंद भी आते हैं। भोजन को बार बार गर्म करने से क्या हानियां होती हैं? जितनी बार भोजन आप गर्म करते हैं, बार बार गर्म करते हैं, उतने ही पोषक तत्व नष्ट होते चले जाते हैं। तो आप लिखेंगे कि भोजन को बार बार गर्म करने से भोजन के पोषक तत्व जैसे विटामिन सी और प्रोटीन इत्यादि नष्ट हो जाते हैं और भोजन में हानिकारक अथवा विषैले जीवाणु अथवा विषैले पदार्थ भी उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। सामान्य स्वस्थ अवस्था में नाड़ी की गति कितनी होती है? सामान्य स्वस्थ अवस्था में भाई आप लिखेंगे लगभग 72 से 80 बार होती है, ठीक है, 80 बार प्रति मिनट होती है। मोच के लक्षण बताओ। मोच, अच्छा जब पैर में मोच आती है, कहीं मोच आए, मोच के लक्षण ये होते हैं कि जो प्रभावित स्थान होगा, जिस स्थान पर मोच आई होगी उसमें दर्द और सूजन होगी, चलने फिरने या हिलने में भी बड़ी कठिनाई होगी, कभी कभी नीलापन या कभी कभी सूजन और अकड़न भी दिखाई देती है उस स्थान पर, ठीक। तो इस तरह लिख देंगे। इतनी सरल विषय मैंने कहीं नहीं देखी हैं जिसके उत्तर अपने आप से भी आप देख सकते हैं।
दे सकते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं जो 27 से 31 होंगे, और 27 से 31 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 50 शब्दों के अंतर्गत आपको देना है। 50 शब्द मतलब एक पेज के से कम में ही उसके उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, एक पेज से कम में उत्तर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद पहला है, बजट बनाते समय किन विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखना चाहिए। 4-4 अंकों के हैं। तो देखो, बजट बनाते समय परिवार की आय व्यय का सही अनुमान होना चाहिए आपको। आवश्यक और अनावश्यक खर्चों का आपके पास लेखा जोखा या वर्गीकरण होना चाहिए। आकस्मिक खर्च की तैयारी, परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं को भी हम ध्यान में हमें रखना चाहिए कि भाई आकस्मिक कार्य आ जाए तब क्या हम करेंगे, परिवार के सदस्यों की हमें क्या जरूरत होती, मतलब परिवार के सदस्यों की क्या आवश्यकताएं हैं, क्या जरूरतें हैं, बजट बनाते समय उनको भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, हाँ। तो अभी क्या है, बहुत सारे बच्चियां जुड़ी हुई हैं लेकिन शेयर नहीं किया है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, ये 3 चीजें कर दीजिए। बाकी फीस उस नहीं है हमारी। ठीक है, फीस उस हम नहीं लेते हैं। ज्वर से क्या तात्पर्य है? ज्वर से पीड़ित व्यक्ति के लिए आप ताप का चार्ट किस प्रकार बनाएंगी, बताओ 4 अंकों में। ज्वर से क्या तात्पर्य है? अरे भाई, ज्वर से सीधा सा तात्पर्य है कि शरीर के सामान्य ताप से अधिक बढ़ जाने को ज्वर कहते हैं। सामान्य ताप जो होता है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके ऊपर का जो ताप बढ़ना वो बुखार कहलाता है। और जो व्यक्ति ज्वर से पीड़ित है तो आप क्या करेंगे बताओ? ज्वर से पीड़ित व्यक्ति के लिए ताप का चार्ट बनाना है तो वैसे ही बना दीजिएगा। ठीक है, हाँ। और ताप का चार्ट कैसे बनाएंगे? रोगी का ताप प्रत्येक 2 घंटे पर आपको थर्मामीटर से मापना है, और सुबह शाम के तापमान को एक ग्राफ पेपर पर बिंदुओं द्वारा अंकित कर देना है। रेखा से जोड़ा जाता है अंकित करके उसको, और इसे आप ताप चार्ट भी कह सकते हैं। अगला सवाल है, 6% साधारण ब्याज की दर से 600 रुपए का 5 वर्ष का ब्याज कितना होगा? मान लो आपने अपनी सहेली से 600 रुपए लिए हैं, तो मूलधन कितना हुआ? 600 रुपए। आपने कहा कि मैं 5 वर्षों के लिए ले रही हूं, 5 वर्षों के बाद मैं दूंगी, तब तक आपको 6% हर साल देती रहूंगी। तो ये 6% आप हर साल देती रहेंगी। इसके बाद बटे 100 कर दीजिए। इन तीनों चीजों का गुणा कर दीजिए, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अब यहां से काट दीजिए तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, और 6 पंचे 3, 6 पंचे 30 छक्का 180 रुपए। ठीक है, तो 180 रुपए क्या बना? पूछ क्या रहा? 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कहेगा तो दूसरा सूत्र लगेगा। तो 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 600 रुपए का 5 वर्ष का ब्याज निकालना है। मिश्र धन कहेगा तो मूलधन में ये 600 जोड़ देंगे। अगर पूछे पूरा कितना रुपया आप चुकाएंगे टोटल, तो आप 780 चुकाएंगी। लेकिन यहां पूछ क्या रहा है? 5 वर्ष का ब्याज कितना होगा, तो आप इस तरह लगा देना 180 रुपए। ठीक है, सूत्र क्या लगाएंगे? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ठीक है, तो इस तरह आप निकाल के वहां पर निकाल देंगे टोटल मामला। हेपेटाइटिस रोग के कारण और बचने के उपाय लिखिए। हेपेटाइटिस क्या होता है? पेट से लीवर से संबंधित रोग होता है। ठीक है, अब जैसे इसमें हेपेटाइटिस बी है, सी है, हेपेटाइटिस ई है। हेपेटाइटिस बहुत खतरनाक रोग है। ठीक है, तो कारण क्या होते हैं और बचने के उपाय क्या होते हैं? तो देखो, हेपेटाइटिस जो है, मैंने जैसा बताया कि यकृत अथवा लीवर की सूजन है। अब जो मुख्यतः वायरस ए बी सी 3 ही वायरस होते हैं हेपेटाइटिस बी की, ई नहीं होता है, बता दिया मैंने लपेट में, ई नहीं होता। ए बी, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, ये मुख्य रूप से वायरस के नाम हैं। अशुद्ध जल, दूषित भोजन, सुई
या फिर सुई मतलब इंजेक्शन या फिर रक्त संक्रमण से आपका क्या हो सकता है, हेपेटाइटिस हो सकता है। बचाव के लिए आपको क्या उपाय करने हैं, तो आप 2 हेडिंग डालेंगे, हेपेटाइटिस रोग के कारण पहली हेडिंग डाल लेंगे, दूसरी हेडिंग डाल लेंगे बचाव के उपाय। तो आप लिखेंगे कि उबला या शुद्ध जल पीना चाहिए, टीकाकरण अवश्य कराना चाहिए, व्यक्तिगत स्वच्छता का ख्याल रखना चाहिए, दूषित भोजन से बचना चाहिए और सावधानी पूर्वक एक भोजन का संतुलन बना के रखना चाहिए। समय समय पर चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए। कपड़ा सिलने से पूर्व किन बातों को ध्यान में रखना, अब आप लोग तो पता ही होगा, क्या ही बताएं। सिलाई से पहले आप कपड़े का नाप लें, कपड़े की दिशा, कपड़े की सिकुड़न, डिजाइन, रंग मिला लो, धागा उसी रंग का होना चाहिए, सुई का चयन ढंग से करिए, कपड़े की प्रेसिंग और सभी औजारों की तैयारी पर ध्यान देना चाहिए ताकि वस्त्र सही कटिंग, सही फिटिंग का बने। ठीक है। हाँ, इसके बाद अब आता है दीर्घ उत्तरीय यानी कि विस्तृत उत्तरीय प्रश्न इनको कहते हैं। 6-6 अंकों के आते हैं, 3 करने होते हैं। वैसे आते 6 हैं लेकिन अथवा करके आते हैं तो 3 करने होते हैं। देखो, क्वेश्चन एक भी मत छोड़ना, बना के भले ही लिख देना, एक भी छोड़ के मत आना। 32 से 34 क्या है, आपका 100 शब्दों में लिखना, यानी लगभग 1-1.5 पेज में 2 पेज में इसका उत्तर लिखना होता है। पारिवारिक बजट से क्या अभिप्राय है, एक उत्तम बजट की किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन करो। समझो, पारिवारिक बजट का मतलब अभी भी हमने आपको बताया था, पारिवारिक बजट वह लिखित योजना है जिसमें परिवार की निश्चित आय को विभिन्न आवश्यकताओं, बचत और मनोरंजन आदि पर संतुलित रूप से बांटा जाता है। उत्तम बजट की विशेषताएं क्या होती हैं, नंबर 1 पे आप लिख दीजिएगा कि वास्तविकता, यानी पहली विशेषता यह होती है वास्तविकता, यानी आय व्यय का वास्तविक अनुमान आपको होना चाहिए, तब जाके काम बनेगा। दूसरी विशेषता आप लिख दीजिएगा संतुलन, यानी आय और खर्च में सामंजस्य और संतुलन का अनुमान भी होना चाहिए। लचीलापन, आकस्मिक आवश्यकताओं के हिसाब से परिवर्तन की गुंजाइश हो, इस तरह उत्तम बजट बनाया जाता है। और बचत मुखी दृष्टिकोण, भविष्य हेतु नियमित बचत का प्रावधान हो, एक बजट ऐसा ये उत्तम बजट कहलाता है। ठीक है। इसके बाद कहते हैं कि अपशिष्ट प्रबंधन से क्या अभिप्राय है, कचरे का निस्तारण आप कैसे करेंगे। देखो, अपशिष्ट प्रबंधन यानी कि कचरा निस्तारण एक ही बात है। घर या समाज में उत्पन्न कचरे का सही वर्गीकरण, पुनः उपयोग और सुरक्षित निस्तारण करना ही क्या कहलाता है, कचरा या अपशिष्ट प्रबंधन कहलाता है। कचरे का निस्तारण आप कैसे करेंगे, इसके उपाय हेडिंग डाल दीजिएगा और लिख दीजिएगा कि गीले सूखे कचरे को अलग करना, है ना, गीला कचरा अलग और सूखा कचरा अलग डालना, जैविक कचरे को खाद बना लेना गमले वगैरह में डालने के लिए, प्लास्टिक व धातु के पुनः चक्रण हेतु उसको भेजना, जैसे कि प्लास्टिक है या आपके पास कोई स्टील का बर्तन है तो ऐसा उसको फेंके नहीं, प्लास्टिक की बोतल फेंके नहीं, बल्कि उसको रिसाइकिल कर लें, जिसको पुनर्चक्रण कहते हैं। कूड़ा खुले में कभी भी ना फेंकें, डस्टबिन या कंपोजिट पिट का ही प्रयोग करना चाहिए। इस तरह कचरे का निस्तारण आपका हो जाएगा। भोजन पकाने के मुख्य उद्देश्य क्या हैं, भोजन पकाते समय किन किन बातों का ख्याल रखेंगी आप, किन किन बातों का ध्यान रखेंगी आप। ठीक है, तो समझो भाई। पहले नंबर पे भोजन को मुख्य उद्देश्य क्या है, भोजन पकाने का, भोजन को स्वादिष्ट और पचने योग्य बनाना, जीवाणु, बैक्टीरिया, वायरस नष्ट कर भोजन को सुरक्षित बनाना, खाद्य पदार्थ को नरम और आकर्षक बनाना, पोषक तत्वों का समुचित उपयोग सुनिश्चित करना, यही क्या है, भोजन पकाने के उद्देश्य हैं। इसके बाद कहते हैं भोजन पकाते समय आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगी, किन किन बातों का ख्याल रखेंगी। ठीक है, तो वो भी लिख दीजिएगा आप कि भोजन पकाते समय सबसे पहले तो आप स्वच्छता का ध्यान रखेंगी। किसका ध्यान रखेंगी, स्वच्छता का ध्यान रखेंगी। कम पानी और कम समय में आपको पकाना है, ढककर पकाना है ताकि पोषक तत्व सुरक्षित रहें, और साफ सुथरे बर्तन में शुद्ध जल का प्रयोग करना है, और बार बार गर्म
नहीं करना है, तभी भोजन की शुद्धता बरकरार रहेगी। ठीक है। इसके बाद क्या है, रोगी का आहार तैयार करते समय किन किन बातों का ख्याल रखना आवश्यक होता है, विस्तृत व्याख्या कीजिए। तो भाई रोगी का भोजन आपको पता होना चाहिए कि हल्का सुपाच्य भोजन होना चाहिए, डॉक्टर की सलाह के अनुसार देना चाहिए, भोजन में पर्याप्त तरल और द्रव और पौष्टिक आहार होना चाहिए, भोजन का तापमान यानी बहुत गर्म न हो, रोगी की स्थिति के अनुसार भोजन का तापमान और उसका स्वाद बनाना चाहिए, जैसा रोगी वैसा भोजन, साफ सफाई और स्वच्छ बर्तनों का प्रयोग जरूर करना होता है। इसके बाद अंतिम सवाल है कि अस्थिभंग के मुख्य प्रकार बताइए और हड्डियों की टूट जिसे हम अस्थिभंग कहते हैं और मोच में होने वाले प्राथमिक उपचारों की व्याख्या कीजिए। देखो अस्थिभंग के प्रकार तमाम होते हैं, जैसे सरल अस्थिभंग, जटिल अस्थिभंग, ग्रीन स्टिक अस्थिभंग। तो अब इसमें क्या लिखेंगे, जैसे सरल अस्थिभंग है तो हड्डी टूटती है पर त्वचा नहीं फटती है, जटिल अस्थिभंग में हड्डी त्वचा दोनों फट जाती हैं, ग्रीन स्टिक अस्थिभंग में क्या होता है, बच्चों में आधी अधूरी टूटन होती है। ठीक है। अस्थिभंग में प्राथमिक उपचार क्या करेंगे, टूटी हड्डी को स्थिर रखेंगे, पट्टी या तख्ती का आप सहारा देंगे, है ना। तो इस तरह आपको पता होना चाहिए कि अस्थिभंग में क्या करना चाहिए। सूजन पर आपको ठंडी पट्टी लगाना है, तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना है। और मोच में आपके प्राथमिक उपचार क्या होने चाहिए, जैसे प्रभावित भाग को आराम दें, बर्फ से सेकाई करें, पट्टी बांधें, ऊंचाई पर रखें, दर्द अधिक या सूजन पर डॉक्टर से तुरंत आप संपर्क करें, खुद डॉक्टर बिल्कुल ना बने और खुद से कोई दवाई ना दें। ठीक है। तो ये जो आपका गृह विज्ञान का पेपर था मैंने कंप्लीट आपका हल करा दिया। देखो भाई जो लॉन्ग क्वेश्चन थे वो मैंने आपको जबानी ही शॉर्टकट में बता दिए हैं, आप कहेंगे तो मैं लिख के भी बता दूंगा अगली बार में, उससे टाइम बहुत लगता है। तो एक बार अपनी सारी सहेलियों को इस पेपर को शेयर कर दो ताकि मोटिवेशन मिले, तो हम अगला पेपर भी लेके आए, तमाम मॉडल पेपर करा देंगे। ओके, थैंक यू।